तो वर्क में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क पे क्वेश्चन आता है ना। इसमें फोर्स कांस्टेंट होता है या तो फोर्स हमारा वेरिएबल होता है। फोर्स कांस्टेंट होता है तो उस पे आप कैसे निकालते हो जी? जैसे मान लो अगर आपको फोर्स कांस्टेंट दिया है तो यही से करोगे कि यहाँ पर फोर्स दिया है हमारा और ये डिस्टेंस तक गया तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर मान लो फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो 50 न्यूटन मीटर, इसे जूल भी बोलते हैं, 50 जूल आ गया। हो सकता है किसी एंगल पे लगा है, मान लीजिए थीटा एंगल पे लगा है तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा आएगा। कितनी दूर गया एस, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसे एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं। लेकिन वेक्टर में मैंने बताया था कि ए डॉट बी को बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? ए बी कॉस थीटा। यानी वर्क डन जो हो जाएगा एफ डॉट एस हो जाएगा। तो यहां से हम वर्क को अलग एंगल पे वैल्यू अलग निकलेगी। जैसे थीटा 0 लेंगे तो एफ एस आएगा, थीटा 90 लेंगे वर्क डन 0 हो जाएगा, थीटा 180 लेंगे तो वर्क नेगेटिव। यानी वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कहीं करना है, ठीक है। इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन है, 30 डिग्री पे लगा है और कितनी दूर गया 2 मीटर, तो मैंने क्या लगाया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा दिया, या इसका कंपोनेंट लेके समझ सकते हो सकता है कि ये जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप में दिया हो, तब आपको क्या करना है जी? फोर्स 2i कैप 3j कैप 4k कैप है और डिस्प्लेसमेंट 2j कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है। i का i से मतलब है, तो यहाँ i है लेकिन इधर कहीं i नहीं है, तो i का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे j में तो 0 हो जाएगा, इसीलिए वेक्टर पहले रिवाइज कराया आपको। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट सर्च करना, j इधर है तो j इधर, तो 3 2 जा 6, तो ये 6 जूल आया, j कैप नहीं लिखा हूं 6 जूल लिखा हूं, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई ब्लॉक रखा और फोर्स को लगाया हमने थीटा एंगल पे, ठीक। तो अगर हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एन किधर लगेगा ऊपर, एम जी नीचे, एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर। अब इसकी वजह से वर्क डन निकालते हैं, और वर्क डन ड्यू टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन 0 हो गया। mg नीचे लग रहा है, ब्लॉक इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, या mg लिखाओ लेकिन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाता है, तो इसमें वर्क डन 0 हो गया। नॉर्मल फोर्स की वजह से भी वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा की वजह से निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा इंटू एस आएगा। तो अगर किसी बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, मतलब अगर किसी ब्लॉक पे जितने भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन सब की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, फिर उसका सम करते हैं, तब निकल के आता है नेट वर्क डन। इसको यूज करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में, इसलिए मैंने बेसिक कीवर्ड डिस्कस किया हूं कि ये समझ के जाना है ना। अब जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक इधर जा रहा है, यहाँ पर एस डिस्टेंस गया, यहाँ पर सरफेस रफ नहीं स्मूथ नहीं रफ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू माना, तो यहाँ एन ऊपर mg नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता, तो म्यू mg। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा वर्क डन बाई द एफ, एफ मतलब अप्लाइड फोर्स, तो एफ इंटू एस होगा, लेकिन निकालूंगा वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180। क्यों भैया? फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ब्लॉक इधर स्लाइड हो रहा है, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होता है। फिलहाल ये लर्न रखना है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एस। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यहां तक मैंने कहा, ये सिस्टमेटिकली लर्न कर लीजिएगा। अब देखो इससे हम साइन कन्वेंशन समझते हैं, मैंने ऐसे पहले से इसमें पेस्टेड है, इसे सिर्फ समझना है। क्या क्या समझना है जी? कि अगर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो mg नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसके बीच का एंगल 0 होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, लेकिन ब्लॉक ऊपर जा रहा है हमारा, तो वर्क डन फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाता है तो वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, यानी ऊपर जाता तो उस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के भी बारे में बात करेंगे, mgh है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये h हाइट है, अब ये मान लीजिए ऊपर गया कितना h,
और ऊपर से नीचे आया h, नेट वर्क डन पूछेगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसमें वर्क डन 0 आ गया, यानी इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। किसमें? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, जिसमें वर्क डन कैलकुलेट करे और वो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जिसमें पाथ पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद करना, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं स्प्रिंग फोर्स फील्ड भी पढ़ूंगा, स्प्रिंग में से भी कैलकुलेट करेंगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम की वजह से वर्क डन निकालते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ लगाएंगे, मैं वैसे लिख दिया हूं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्रिंग फोर्स फील्ड, ठीक है। इसमें लिखा हूं वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ, इट्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, वर्क डन डिपेंड ऑन इट्स पाथ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओगे या नीचे ले आओगे, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस तरीके से करूं यहां पे, मैं दूसरा बनाता हूं, अगर मैं एक इस तरीके से स्मूथ सरफेस लूं, यहां पर म्यू की वैल्यू 0 लें, ठीक है, और यहां पर म्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 कोई वैल्यू ले ले। अगर ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहां से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स डबल हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। समझे कि नहीं? जैसे मान लो ऐसे भी प्लेन सरफेस पे, जैसे ये यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां आएगा तो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जाने में वर्क डन कितना होगा, s डिस्टेंस है, यहाँ म्यू मान लेते हैं तो इसका मास m मान लेते हैं, तो माइनस का म्यू एम जी एस, अगर गया और आने का दोनों का वर्क डन निकालोगे तो डब्ल्यू नेट दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का म्यू एम जी एस और माइनस का म्यू एम जी एस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 म्यू एम जी एस। तो हो सकता है ये सवाल पूछे फ्रिक्शन की वजह से, तो इसे कहीं नोट कर लीजिएगा सिस्टमेटिकली, है ना। बोलो जी। इसमें मैंने डिफरेंट पाथ से बस समझाने का प्रयास किया हूं कि किसी भी पाथ से अगर आप आएंगे तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेम आएगा, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इधर से सॉल्व किया हूं तो वर्क डन एम जी साइन थीटा इंटू एस कंपोनेंट लेके करा हूं, लेकिन अगर इस ट्रायंगल को यूज करेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच की वैल्यू एस साइन थीटा हो जाएगा, यानी एस साइन थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच, तो एम जी एच हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो प्रूविंग की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्क डन मान लो t इक्वल टू 0 पे कहीं है, t इक्वल टू 2 सेकंड बाद कहीं और चला गया पोजीशन, ठीक है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जैसे अगर ये पहले यहाँ पर था यहाँ पे चला गया है, फोर्स कितना लगा इतना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, 3 माइनस 2 आई कैप 4 माइनस 3 जे कैप 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 के कैप, इसका डॉट कर देंगे तो 70 जूल। मतलब हमारे कहने का मतलब हमने पढ़ा भी हूं कि अगर ये मान लो पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वेक्टर में पढ़े थे ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, तो ab वेक्टर r2 माइनस r1। अगर सपोज दैट मैं इसे x1 y1 z1 मानता हूं, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, r2 x2 i कैप y2 j कैप z2, अगर पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो r2 माइनस x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया हो भैया 3 में से 2, तो ये सीख के जाना है, वहां पर अगर आप सॉल्व करने लगते हो तो टाइम नुकसान हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ठीक है। आपका अगर मान लो हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो उतने पैटर्न के सवाल बनते हैं, ठीक है, हम सारे पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, कोई मिस नहीं करेंगे, है ना। इसमें अगर हमारा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन द वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, जैसे फोर्स की वैल्यू इस तरीके से है 2x प्लस 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 1 3 4 कुछ भी डालोगे तो फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगा, फोर्स अलग जगह है तो वर्क डन अलग आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करके करते हैं। जैसे यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, इस तरीके से वर्क का फॉर्मूला बनेगा, हो सकता है वाई के टर्म में हो तो ये वाई के टर्म में हो सकता है, जेड के भी टर्म में हो, मतलब ये ध्यान देना है वाई डी वाई होना चाहिए, एक्स डी वाई होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट होगा। जैसे
फोर्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 इंटू dx, तभी तो इंटीग्रेट होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एक्स का, 1 का कितना हो जाएगा एक्स। सिंपल 0 से 6 जानबूझ के लिए हो ताकि कैलकुलेशन टफ ना हो, हमें सिर्फ पैटर्न सिखाना है। तो यहाँ पे 6 डालेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पे डालेंगे 6 माइनस 0, सॉल्व करने के बाद 42 आएगा। तो इस पे भी सवाल आया है। अच्छा मैं वो भी दिखाता रहूं, देखो हाँ एक चीज ध्यान रखे ना कि जो हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में वेरिएबल की वजह से इंटीग्रेट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब ग्राफ बनाएंगे तो जो उसका एरिया होगा वही वर्क डन बताता है। लेकिन हो सकता है अक्सर तो ऐसे ही सवाल बनते हैं, ऐसे ही बनता है, लेकिन हो सकता है कि फोर्स को एक्स एक्स पे ले ले, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सेस पे, तो आपको ये वाले एरिया निकालना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा, ठीक है। ये एफ एक्स डी एक्स से आएगा, ये एफ वाई डी वाई से आएगा, है ना। फाइनली निकालना एरिया ही है। जब से इसमें मान ले एरिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, ये कितना है 2 और ये 10, तो रेक्टेंगल बना 10 इंटू 2 20 जूल आ गया। हो सकता है इस तरीके से फिगर बना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का एरिया निकाला 20, नीचे का -20, नेटवर्क डन 0 हो गया। मतलब ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है, विद साइन सॉल्व करना है ना, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा था, मान लो अगर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फोर्स इस पे लिया, डिस्प्लेसमेंट इस पे, बच्चे हो सकता है गलती से ये वाला एरिया निकाल के चले आए, ऐसी गलती नहीं करना। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा बनाए, तब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा अगर पॉसिबिलिटी बनता है तो, अगर पीछे वाले पैटर्न पे ही बनता है तो कोई बात ही नहीं है ना, समझे। तो हमें किस पे अब एरिया बनाना है, इस पे निकालना। वैसे ये ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है 10 माइनस 2 8, और इसकी हाइट तो यही लेंगे ना 10, सॉल्व हो गया हमारा। हाँ नीट में कैसे सवाल आता, देखो हम ये नहीं कह सकते कि नीट में आता ही नहीं, बेसिक फंडामेंटल पे सवाल आते रहते हैं। यही तो कह रहा है इसमें कि फोर्स की वैल्यू 20 प्लस 10y है, तो यहाँ 20 प्लस 10y को इंटीग्रेट करो, 20 का तो 20y हो जाएगा 10y, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। वैल्यू देख रहे हो कितना ईजी है, ताकि आपको एफर्ट ना लगाना पड़े। इसमें 0 डालने पर सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही तो डालना है। यहाँ माइनस मैंने लिख दिया हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं था। 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 25 जूल आ गया। हाँ अगर ये तरीका नहीं पता रहेगा तो हो सकता है आप ये सवाल छूट जाए आपसे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। अब देखो एरिया का भी आ गया, मैंने कहा ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो जो एरिया होगा वही वर्क डन, ये ट्रेपेजियम बनेगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। कैसे जी, इसको और इसको सम करते हैं और इसके बीच से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 1/2। ये कितना आएगा 3 7 माइनस 3 कितना 4, और ये कितना आएगा 12 माइनस 3 9, तो 4 प्लस 9, इसके बीच का गैप कितना 2 इंटू 1/2, 13 जूल आ गया। देख रहे हो इजी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं, ध्यान रखना, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उस पैरेलल साइड के बीच का गैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम कब तक बनेगा, कोई भी एक कोना अगर बना है तो ट्रेपेजियम ही है, अगर दोनों कोनों को कट कर दोगे तब तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये भी वेरिएबल फोर्स में आएगा क्योंकि एफ की वैल्यू माइनस की एक्स होता है। इसका डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, जितना ऊपर हमारा वर्क डन आएगा उतना ही नीचे आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो नेट वर्क डन अगर 0 आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है इस ओरिजिन से जितना प्लस में जा रहा है उतना माइनस में, सपोज दैट अगर ये हमारा 2 है, ये 2 है, तो इसमें जो भी वर्क आएगा इसे W1 बोलो, इसे W2 बोलो, सेम आएगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव आएगा, तो नेट वर्क डन हमारा आ जाएगा प्लस का W और माइनस का W, तो 0 आ जाएगा। तो यानी ये भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कंसीडर करेंगे, और मैंने लिख दिया हूं वहां पे है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं भैया, वही माइनस के एक्स डी एक्स, 0 से x इंटीग्रेट करो, माइनस के बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x सॉल्व करो तो माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समझे। वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, बाई द क्यों लिखा, कभी कभी लैंग्वेज में पूछ लेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक्चुअल में जब हम इसे कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसके डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। जब किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। इसको हम लोग एफएचएम में भी यूज करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को, है ना, ठीक है। अगर सपोज दैट पहले से ही वो x1 पोजीशन पे था, स्ट्रेच कंडीशन में, हो सकता है कंप्रेस कंडीशन में है x2 पे,
तो इसको क्या करेंगे हम लोग x1 से x2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो सब कुछ वही है, ये सब वही है, बस लिमिट ऊपर x2 रखेंगे नीचे x1, x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। नीट में इस फॉर्मूले पे भी सवाल पूछा है, समझे कि नहीं, मतलब डायरेक्ट पहले 5 सेंटीमीटर था बाद में 10 सेंटीमीटर हो गया, बेसिक फंडामेंटल अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट करें या डायरेक्ट वैल्यू इसी में पुट कर दें, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन इससे समझना चाहो तो समझ सकते हो, अगर ये इनिशियल में नेचुरल कंडीशन पे है, बाद में इसको कंप्रेस कर दिए, ठीक है, तो वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, बता सकते हो क्यों। अगर पहले से नेचुरल कंडीशन में है यानी उसको कंप्रेस कर रहे हो, यानी इधर कंप्रेस कर रहे हो, तो जब इसे कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग की फोर्स इधर लगेगा, आप ला इधर रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन निगेटिव नहीं होगा। अब हाँ, ये नेचुरल कंडीशन में इलोंगेट करोगे, ये नेचुरल कंडीशन में था, इलोंगेट करोगे तो ला इधर रहे हो, ला इधर रहे हो, लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा है ना, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। वही तो समझना है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, तो वर्क डन नेगेटिव। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है सर, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है ना। अब जैसे मान लो इलोंगेटेड सिचुएशन में है, नेचुरल कंडीशन में फाइनल सिचुएशन है, तो यहाँ लिखा है पॉजिटिव, क्यों भैया, ये टेबल इसलिए पेस्ट किया हूं ताकि मैं डायरेक्ट आपको बता सकूं, है ना। ये देखो ये वाला बता रहे थे, इलोंगेटेड कंडीशन में है, नेचुरल कंडीशन में जाएगा, पहले से इलोंगेशन में है, जैसे इसे छोड़ोगे तो ये आएगा इधर और स्प्रिंग फोर्स भी इधर लगेगा, डायरेक्शन सेम हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तब तो नहीं जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तब तो प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, मतलब बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करना है आपको। मान लो कहीं स्प्रिंग फोर्स है और नीचे रफ सरफेस है, तो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो गया, तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, समझे। जैसे इस तरीके के सवाल है, ये तो ओरल लग जाएगा, जैसे ये कह रहा है हमारा कि यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, समझे कि नहीं, यानी इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको पूरा कंप्रेस कर देगा हमारा, तो इसकी पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, सीधी सी बात है ना। तो यही पे लिखा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में, तो x की वैल्यू 2 mgh अपॉन की। हो सकता है नीट में सिर्फ ये फॉर्मूला ही पूछ ले, इस तरीके का अरेंजमेंट बना के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल का है, वैल्यू इजी देके कैलकुलेशन इजी कर सकता है। मैंने यहाँ कैलकुलेट करा हूं, जिस फॉर्मेट में आंसर दिया था मैंने उसी में कर दिया हूं, ठीक है, सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट किया हूं। ये क्वेश्चन जो है HC वर्मा का है, हम कीवर्ड के लिए बताए, हम ये कह रहे थे, मान लो आप उस तरीके से नहीं लगाना सकते हो कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है जी, मैं पहले बता देता हूं यहीं पे, W टोटल इक्वल टू डेल्टा की, समझे कि नहीं, डेल्टा ये यहां लिखो सिर्फ डेल्टा की, टोटल मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाले सारे फोर्स की वजह से जितना वर्क डन आता है, जैसे वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, जो भी लग रहा है सबको ऐड कर देंगे, उसके बाद करेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में भी लग सकता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है आप यूज करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर कोई भी सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाना है तो इजीली लग जाएगा, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाते हो तो गलत भी हो जाएगा, क्योंकि जितना लॉस हो रहा है आपको पता करना पड़ेगा, कितना लॉस हो रहा है वो ऐड करना पड़ेगा, किधर ऐड करना है किधर सब्ट्रैक्ट करना है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सवाल को लगाए, है ना। तो मैं तो कह रहा हूं इससे अगर आप डायरेक्ट लगाओगे, देखो कैसे किया हूं, यहां पर रेस्ट पे है, जब इसे पूरा कंप्रेस कर लेगा तब भी तो रेस्ट पे आ जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो भी तो जीरो हो जाएगा, पहले रेस्ट पे है बाद में भी रेस्ट पे है, तो के फाइनल जीरो है और के इनिशियल भी जीरो है, तो इसका डिफरेंस तो जीरो ही आएगा ना, यानी डब्ल्यू टी इक्वल टू डेल्टा के लिखना था तो डेल्टा के तो जीरो आ गया, डेल्टा के क्या आ गया हमारा जीरो, लिखते हैं। यहाँ पर ब्लॉक नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, यानी और फोर्स भी नीचे लग रहा, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव। यहां पर जा रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, फोर्स इधर लगेगा और कंप्रेस इधर कर रहा है, तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो mgh इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर। तो ये बस लैंग्वेज अलग है, तरीका सेम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना आ जाए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही लगाना, ज्यादा अलग कोई एफर्ट ना लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है।
मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर आप लगाओगे तो इजीली लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh यूज करते हैं। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को ऐड करते हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो इन दोनों का सम ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है। जैसे यहां से कोई बॉल को ड्रॉप कर दो जिसका मास m है, इसके हर एक पॉइंट पे जो है टोटल एनर्जी सेम होगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला हूँ काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी mgh। अब नीचे हर जगह उतना होगा, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हूँ हाफ एम वी डैश स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी नीचे से कितनी हाइट माननी है x, तो mgh। तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है टोटल एनर्जी mgh होगा। तो काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो mgx है, mgh माइनस x इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ हो गया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, mgh की। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, लेकिन उसका सम जो है कांस्टेंट होगा। इस पे बेस्ड ऑन भी सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है। देखो ये नीट 2021 का सवाल है, ये तरीके से अगर कोई लगाया होगा तुरंत लग जाएगा, अदरवाइज हो सकता है टाइम लग जाए। ये कह रहा है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बता दे रहा हूं। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, कह रहा है किसी पॉइंट पे नीचे किसी भी रास्ते में किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। तो कह रहा है वहां पे वेलोसिटी कितना होगा, मतलब स्पीड कितना होगा और ग्राउंड से कितनी ऊपर होगा, ये पूछा है। सवाल समझ गए? सवाल रीड नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, यहां पर आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइम्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक भाई, यहाँ से कितने हाइट पे, x हाइट पे। यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है और ये कितने हाइट पे ये पूछ रहा है। तो मैंने तो एक तरीका बताया, इसका हाइट को s ले रहा है तो टोटल एनर्जी यहाँ mgh होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, टोटल एनर्जी mgh। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgs, दोनों को सम करोगे तो टोटल एनर्जी आ गया। अब यहाँ से x मान लो, हो सकता है x हाइट हो, तो mgx हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका है टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, mgs माइनस mgx। क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है mgs माइनस x, mgs माइनस mgx 3 mgx। इसको देखो सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू s/4, 5 नहीं लिखा हूं, s है कैपिटल s/4। तो s/4 जो है हमारा कई ऑप्शन में है, तो अब ऐसे टिक नहीं कर सकते, यानी आपको स्पीड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माने थे और काइनेटिक एनर्जी mgs माइनस mg x था, x के जगह s/4 रख दो, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया v स्क्वायर की वैल्यू 3gs/2, तो v की वैल्यू रूट में 3gs/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया ये? तो ये 21 का है। प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो नीट में भी सवाल छूट सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे सवाल बिल्कुल ही सेकेंडों में लगने वाले होते हैं, इसको तो बेसिक अप्रोच करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? समझे? तो यानी इस फॉर्मेट को जो है आप रट के रखें। यहाँ पर जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, कैसे हम लोग करते हैं अप्रोच, सारे कीवर्ड माइंड में चलना चाहिए। ऐसा सवाल मुझे लगता है कि बना सकते हैं ये लोग, ऐसे भी सवाल बना सकते हैं, है तो ये HC वर्मा का, इस तरीके का सेव करके कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, क्यों माथा पच्ची करोगे, है कि नहीं? अगर करना चाहो दोनों तरीके से, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg1 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है स्पीड, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी 0.5, mg 0.5 हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का 0 प्लस mg1, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सम करके इक्वल कर दिया। यहाँ से v की वैल्यू डायरेक्ट आ गया रूट में 10। समझे? मैं कह रहा हूं इसी को हमको क्या, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये किस तरीके का पाथ है उससे में कोई लेना देना नहीं है, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। यहाँ पे mg होगा, वो h तो 1 है, यहाँ पर कितना हाइट पे है, यहाँ खुद दे दिया है 0.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसमें mg में से घटा दो mg/2। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू mg/2 हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू g हो गया, तो v रूट 10 नहीं आ गया डायरेक्ट। मतलब ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट से लगाया, इस वाले फॉर्मेट से बनाया और इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर कोई देखना चाहे कैसे आता है, तो बेसिक फंडामेंटल है। वर्क जो होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ समझाया हूं, बस आपको पता होना चाहिए। टोटल वर्क डन होगा वो हमारा डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हूं,
वर्क डन ड्यू टू एफ, वर्क डन ड्यू टू एफ मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा सबकी वजह से। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं वर्क एनर्जी, ये तो नीट का ही है, ईयर इसमें मिट गया होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कंसीडर द रेन ड्रॉप वाटर 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर, इट हीट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और रजिस्टिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कोई टेंशन नहीं है। अब भैया यहाँ से 1 किलोमीटर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो mgh ही तो लगाना है। तो ये हो गया 10 की पावर 3, यहाँ mgh 1 ग्राम था, 10 की पावर -3 10 जूल आ गया। और ऑप्शन चेक करते हैं, 10 जूल एक ही में है, डायरेक्ट टिक कर, हाँ जो साइन कन्वेंशन नहीं ध्यान रहेगा तो वो वेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ -10 जूल है। बॉल को ड्रॉप किया, mg नीचे लग रहा, आ भी नीचे लग रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे सी ऑप्शन टिक कर सकते हो, टाइम बच सकता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू रजिस्टिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, समझे। अब यहाँ पे इसका स्पीड जो है दिया है, हीट कर रहा है किससे 50 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियल में ड्रॉप कर रहा था तो 0.5 mv² - 0, सॉल्व करे तो 1.25 आया, ये तो 10 पहले से पता था, उधर ले जाओ तो -8.75 आएगा, यानी ये। तो कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आता है कि एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आंसर मैच कर जाता है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फाइनल आंसर का इंतजार करते हैं, ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है, आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने जो करा बिल्कुल सही है, तुरंत आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट ना करो, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो ये सिस्टम है आपको ये सब तैयार करने का है। उसके बाद नॉर्मली अगर मैं पावर की बात करूं तो क्या होता है, W/T सिंपल यूज होता है, इसको लिख सकते हैं dW/dt, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो F.V, डॉट प्रोडक्ट से भी लगता है। इसमें ऐसे भी हो सकता है, कभी सवाल दिया है कि यहां से ये गिर रहा है और इसका पावर या कुछ भी, जो कुछ भी पूछेगा तो ये क्या होगा W/T, W होगा mgs डिवाइडेड बाई v, m/t gh, m/t kg पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में kg पर सेकेंड जो दिया रहता है वो क्या होता है, m/t दिया रहता है। फिर भी आपसे पावर पूछता है या कुछ और भी पूछ सकता है, जो पावर जनरेट होगा उससे कितने बल्ब ग्लो करेंगे, इतने वॉट का बल्ब है, मतलब क्वेश्चन तो और अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेजर स्टार्टिंग जब क्वेश्चन का करते हैं तो मेजर पॉइंट्स यही बोलेंगे कि इस तरीके से पता होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है। अब जैसे ये है, देख रहे हो नीट के ऐसे इतने बड़े बड़े भी सवाल आते हैं। इसमें कह रहा है कि ये बॉडी मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द डिपेंडेंट फोर्स, दिस यूनिट वेक्टर दिया है सब, पावर डेवलप। अब फोर्स दे दिया, पावर पूछा, आई कैप जे कैप तो आपको पता है डॉट से ही लगेगा, लेकिन फोर्स दिया है, मास दिया है, F इक्वल टू ma, तो ए की वैल्यू यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो, है ना। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ दिया है, मास की वैल्यू 1 रखोगे, एक्सेलरेशन आ गया, ये होता है dv/dt, इंटीग्रेट कर दोगे, सॉल्व, बेसिक। हाँ लेकिन अच्छा खासा मैथ लग रहा है, ऐसे सवाल अगर बनते हैं तो देखो इसमें कोई कितना भी स्पीड में करेगा तो टाइम लगेगा, हाँ लेकिन किसी पे परफेक्शन है तो वो इतना नहीं लिखेगा, अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि 1 kg पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मान लो इसको इंटीग्रेट ही तो करना था, इंटीग्रेट करना था तो ये हमारा t² i कैप t की पावर 3 j कैप हो गया, फिर इसके साथ डॉट भी करना है, समझे। तो ये डॉट करोगे तो 2t की पावर 3, क्योंकि i से मतलब है, j से मतलब, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा बी ऑप्शन। यानी पावर के सवाल जो है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि पावर W/T पे। एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने देखा हूं कि ऐसे भी सवाल पूछ ले रहे हैं, हर्ट पंप का कितने पावर का है, तो उसके लिए मेरा मानना है कि आप इससे लगाइएगा आप लोग, प्रेशर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला जो है मैंने यूनिट से बनाया, इससे यूनिट से मैं आपको भी समझा देता हूं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड। मीटर ये कट गया तो न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट। तो इस तरीके से मैंने बनाया क्योंकि यही डाटा गिवन था। तो ये जनरली लर्न भी रखना, हो सकता है इस पैटर्न पर सवाल आए, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है तो हो सकता है ऐसा सवाल आप में बनाया जाए, ठीक है, वैल्यू ही रखना था। हाँ एक चीज और है, प्रेशर mm ऑफ Hg में दिया था, प्रेशर mm ऑफ Hg को अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10 लिया हूं, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है।
ये तो बेसिक है। 5 लीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता, तो 5 लीटर में 5 × 10 की पावर -3, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो पता ही है। सिंपली मैंने प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू और टाइम की वैल्यू रखा, तो पावर आ जाएगा कितनी पावर का हार्ट पंप है। क्या कर रहा था ये? हार्ट पंप मैन 5 लीटर ब्लो थ्रू आर्टरीज per minute, the pressure 150 mm of Hg, the density of mercury this, ठीक है। कितने वॉट का आ रहा जी? 1.7, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है ना। ये ध्यान देना। तो ये बेसिक फंडामेंटल ऐसे ट्राई करना। अब इसमें एक चीज है, मैंने वर्क कैलकुलेशन बताया और एनर्जी भी बता दिया, पावर बताया। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, उसको मैं यहीं डिस्कस करता हूं। फिलहाल इस पे डेरिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका नहीं है, आप डायरेक्ट इधर आ जाओ। ये नोट लिखा हूं, सिर्फ इसी से मतलब है हमें, समझे कि नहीं। ये कंडीशन है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं मेरे बताने के बाद भी, इसीलिए मैंने उस पर क्वेश्चन भी अभी करा दूंगा। एक्चुअल में ये क्रिटिकल कंडीशन है, इसको फॉलो नहीं करता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग नहीं करेगा। इससे ज्यादा होगा स्पीड तो करेगा ही ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बॉटम बोल रहा हूँ, इससे टॉप बोल रहा हूँ, तो पी पॉइंट पे बॉटम पे बात करेंगे तो वेलोसिटी रूट 5 rg है। हो सकता है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी रूट 8 rg हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो करेगा ना। अब उस समय भी अगर टेंशन आप 6 mg कर रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। बस ये समझाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक कीवर्ड रहेगा, उसे याद रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है? ये अंदर क्या लग रहा है? टेंशन। तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, इसको क्या मान रहे हैं जी? r, mv स्क्वायर बाई r। इस स्ट्रिंग के लेंथ को r मान रहे, l भी मान सकते हो, ये जनरल है, कहीं पे भी लगाइएगा। हो सकता है आपको बॉटम पे लगाना हो तो टेंशन T ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, यहाँ पे थीटा कॉस 0 नहीं हो गया, इसे लिखोगे T माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, समझे। ये v की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू बदल जाएगा तो टेंशन भी तो बदल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। बॉटम पे वेलोसिटी इतना तो टेंशन इतना होगा। वेलोसिटी 90 डिग्री इसमें रखोगे, या तो ये फॉर्मूला जनरल याद रखे हो, तो ये रूट 3 rg और ये 3 mg हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर 180 पे आगे टॉप पे तो रूट rg हो जाएगा, टेंशन वहां पे 0 हो जाएगा। एक क्रिटिकल कंडीशन है, समझे। इस पे जो है देखो, ये कह रहे थे, ऐसे बच्चे गलती करके आ जाते हैं। इसमें पूछा क्या है? अब जैसे इसमें बच्चों को बॉटम पे दिखेगा, लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg टिक करके चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी टिक करना भैया। देखो, अ पॉइंट मास है मूव्ड इन द वर्टिकल सर्किल रेडियस r with the help of string, the velocity of the mass is root 7 rg at the lowest point, the tension in the string at the lowest point। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि यहाँ पर v की वैल्यू रूट 7 rg है, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सिंपल। यहाँ पर रूट 7 rg रखोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 7 mg और ये mg उधर जाएगा तो 8 mg हो जाएगा, तो 8 mg इसका आंसर है। ऐसी बस गलती नहीं करना, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारे सवाल में क्रिटिकल कंडीशन से ही पूछा गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टिक करना है। इस पे क्वेश्चन लेकिन आपको और ढेर सारे प्रैक्टिस करना, जैसे ये है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मास m मस्ट इंटर द वर्टिकल लूप ऑफ द रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। ये कह रहा कि कम से कम कितना बॉटम पे वेलोसिटी ले कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना ले, यानी क्रिटिकल कंडीशन पूछ रहा है, तो रूट 5 rg टिक करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर ड्रिल्ड इन द वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। ये जनरल कंडीशन पूछ रहा है कि अगर किसी जनरली वायर को मैं अगर रोटेट कराता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो जनरली ब्रेक कहाँ होने की पॉसिबिलिटी है। तो ब्रेक कहाँ पे होगा? जहां पे टेंशन ज्यादा लगने की प्रोबेबिलिटी होती है। लगता कहाँ है ज्यादा? सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ लगता है? बॉटम पे, क्योंकि यहाँ 3 mg है, वहां तो 0 भी चलेगा, यहाँ 6 mg है, ठीक है। तो बॉटम पे जो है सबसे कम, बॉटम पे सबसे ज्यादा टेंशन है, तो ब्रेक होने की जो चांस है यहीं पे होगा, द लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक होगा, है ना, समझे। अब देखो, ऐसे भी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन लग सकता है। ये कह रहा है, अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग गया है। ये कह रहा कि ये आएगा तो यहाँ सर्किल बनाएगा जिसका इसका डायामीटर डी दिया है, कह रहा बताओ। तो कह रहा कि ये एच की वैल्यू जो है डी के टर्म में बताओ कितना होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एनर्जी mgh, यहाँ पर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर में। तो mgh इक्वल टू mv स्क्वायर, तो h की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा।
अच्छा, अगर ये सर्किल कंप्लीट बनाता है तो इस बॉटम पे कम से कम होना कितना चाहिए, रूट में 5rg, लेकिन r के टर्म में आंसर नहीं है, डायामीटर के टर्म में है, तो r की वैल्यू d/2, तो रूट में 5dg/2, यानी इस v स्क्वायर के जगह क्या रखना है, 5dg/2 रख दे डायरेक्ट, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर के 5dg/2 1/2g, तो 5d/4, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब इसके बेसिक कीवर्ड अगर आपको समझ में आते हैं तो बेटर है, समझे कि नहीं, बोलो जी। देखो एक सवाल ये इतना टफ तो नहीं आएगा आप में, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये ब्लॉक इसे कंप्रेस किया, यहाँ से निकल गया, ये ब्लॉक जब आया तो यहाँ पर जब पहुंचा तो इसको प्रेस कर रहा है mg से। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। देखो इसमें कह रहा है, ये तो थोड़ा बड़ा लिखा है, फिगर शोज द स्मूथ ट्रैक ऑफ पार्ट विच द सर्किल रेडियस आर, ठीक है, m पुशेस अगेंस्ट द स्प्रिंग कांस्टेंट k, द लेफ्ट released, find the initial compression of the spring that the block presses the track mg when it reaches the point p where the track is horizontal। मतलब इसको कितना कंप्रेस करें, कितना कंप्रेस करें कि इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि जब यहाँ पर जाए ब्लॉक तो इसको कंप्रेस करे mg से, इधर कंप्रेस करेगा इधर। तो एक्चुअल में क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल है। जब यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये इसको इधर प्रेस कर रहा है तो ये इसको इधर प्रेस करेगा, n सर्कुलर पाथ में घूमेगा, स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ma लगाते हैं, लेकिन यहाँ v²/r, mv²/r mg के इक्वल हो जाएगा, तो v की वैल्यू √rg आ जाएगा। एक्चुअल में जहां कहीं बच्चा ये mg नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाया गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो ये हम अब लगाता हूं, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक हाफ kx², जब इसे कंप्रेस करके छोड़ोगे तो जा उधर रहा है और ब्लॉक भी, स्प्रिंग फोर्स भी उधर ही है, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, हमारा कितना ऊपर जा रहा है, r, कितना r, तो ऊपर जाता है तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव -mgr, ठीक है। और यहाँ पे जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ mv², समझे कि नहीं। v की वैल्यू कितनी है, रूट में rg है, सिंपल रख दिया, तो सिंपल कैलकुलेशन है, टफ नहीं। x की वैल्यू √3mgr/k, इसी टर्म में बताना ही था। ये तो HCV का क्वेश्चन है, हम बेसिक कीवर्ड के लिए डिस्कस किया हूं, है ना। अभी मैं फॉर्मूले का यूज भी बता दूंगा, उससे थोड़ा सा टाइम कम में ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोलिजन में अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से बात करोगे, हेड ऑन कोलिजन, ऐसे कोलिजन का जनरली इस तरीके से देख सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है टकराया और ये जिस लाइन पे टकरा रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, टकराने के बाद इसी लाइन पे अगर वो रहे, सेपरेट हो या स्टिक करे, ये अगर एक ही लाइन पे अगर रहता है तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, लेकिन टकराने के बाद उसका पाथ चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, समझे। फिर इसमें अगर हम लोग चलेंगे हेड ऑन कोलिजन में तो इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, इन इलास्टिक, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब ई, ये क्या है हमारा, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव्सन, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको अगर मैं 1 बाय 1 समझने का प्रयास करें, जैसे इलास्टिक कोलिजन में, तो क्या पता होना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव्सन ई जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकराएगा तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहेगा, तो एफ एक्सटर्नल dp/dt होता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 तो dp/dt 0 होता है, तो p जो होता है कांस्टेंट होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, है ना। तो इसमें क्या याद करना है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब जब e की वैल्यू हमारा क्या है 1 है, उस समय इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इसका मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। हो सकता पार्टिकल कहीं बहुत दूर से आ रहा हो तो उसको मत इनिशियल मान लीजिएगा, जहां पे जस्ट कोलाइड, जैसे जस्ट कोलाइड करने वाला हो और जस्ट अलग होने वाला है, उसके जो हमारा होगा एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, उसे हम कंसीडर करते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी की वैल्यू 1 होता है।
ये कहीं साइड में नोट अगर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा देखोगे हेड ऑन कोलिजन में हमने क्या यूज करेंगे, एनसीईआरटी में साइन कन्वेंशन लिया है, बिना साइन कन्वेंशन का भी अच्छे सवाल गलत हो सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट अगर है तो एक प्लस लोगे तो एक माइनस लोगे तो ऐड हो जाएगा ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको नेगेटिव, उसको ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बस इसका ध्यान रखना, छोटा सा है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, इसका मास m1 u1 वेलोसिटी m2 u2, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 इक्वल टू m2 u2, ठीक है, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, से तो काम हो जाएगा। हमने जो साइन कन्वेंशन बताया हूं इसी का इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, m1 u1 का वेक्टर प्लस m2 u2 का वेक्टर इक्वल टू m1 v1 का वेक्टर और m2 v2 का वेक्टर। लेकिन सिर्फ साइन कन्वेंशन प्लस माइनस लेने से सवाल नहीं गलत होता, तो उसी को यूज करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसकी वेलोसिटी जो होगा हमारा कम होगा, इसका हमारा ज्यादा होगा, तभी तो इसको पकड़ेगा। तो इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेट भी होगा ना, जब v2 ज्यादा होगा तभी सेपरेट होगा, तो v2 माइनस v1। इन तीनों इक्वेशन को लर्न रखे रहिए, इसको यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हूं, आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, डायरेक्ट रटना है आपको। देखो मैंने यहाँ पर v1 निकाला हूं, तो यहाँ नीचे m1 प्लस m2 तो सब में रहेगा, यहाँ u1 और u2 लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो m1 माइनस m2 है तो यहाँ m2 माइनस m1 है, यहाँ 2m2 है तो यहाँ पे 2m1 है, याद तो करना ही पड़ेगा। हाँ एक बात अलग है कि अगर कोई पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, मैं कलर चेंज करके बता ले रहा हूँ, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो अगर यहाँ u की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, लेकिन ये इधर जा रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो यहाँ -2 लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो फिर इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ये वेक्टर फॉर्म में आता है तो ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं करो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, है ना। देखो इसके कुछ सिचुएशन बनते हैं, हो सकता है अक्सर नीट के सवाल में देखा हूं ये वाला रेस्ट पे है, तो ये पोर्शन ही खत्म हो गया तो सिर्फ यही तो बचा, तो सेकेंडों में सवाल सॉल्व हो जाता है ना। इसमें कंडीशन है, अगर दोनों मास इक्वल होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, m1 ज्यादा होता है तो v1 u1 के बराबर हो जाता है, v2 2u1 माइनस u2 के। ये ऊपर वेक्टर लगाए हैं, अगर आप वेक्टर नहीं लगाओगे आपका काम हो जाएगा। u1 ध्यान देना, अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो माइनस, तो विद साइन रखना तो आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट m1 लेस देन अगर m2 हो जाएगा तो ये वाला हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो मैं यहाँ बीच में ऐसे कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना होना, ये वाला पार्ट उसका है, ये वाला पार्ट इसका है और ये इसका है। इसमें अगर हम इसको रेस्ट पे कर देते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा वेलोसिटी इंटरचेंज, ये बचेगा और ये बचेगा। तो इससे केस बना, जनरली ऊपर वाला ही फॉर्मूला लर्न रखिए, ज्यादा सही रहेगा। नीट के लिए तो मैं कहता हूँ लर्न ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये कह रहे थे, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया हूं कि समझ में आ जाए। इस 4 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, ये ए और बी, ये अपनी वेलोसिटी इसको दिया, तो एक्चुअल में 4 मीटर पर सेकेंड है, जिसको देगा तो 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगा, देख रहे हो, टकराने के बाद ऐसा हो गया, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी अगर ये रेस्ट पे है तो जब ये टकराएगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चलने लगेगा। तो जब मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, कहीं नोट कर लेना, छोटी सी पॉइंट ज्यादा सही रहेगा, है ना। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, इस पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन एनर्जी लॉस होगी। यहाँ ई की वैल्यू 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको मल्टीप्लाई करो 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा हमारा 0 आ गया, यानी वो सेपरेट नहीं हो रहा है, वो स्टिक कर जा रहा है, समझे। यानी किसी पार्टिकल को किसी पे स्टिक हो जाएगा तो एक साथ मूव करने लगेगा। तो एक साथ कैसे, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v, तो ये v, इसी को आपने पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2, एक साथ स्टिक हो गया ना तो एक ही साथ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ ध्यान रखना, पहले एनर्जी इतनी है, बाद में इतनी एनर्जी है, तो लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है ना।
तो देखो इसको मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दिया हूं, लिखा नहीं हूं मैं। लॉस अगर आपको निकालना है तो नीट के हिसाब से मैं कहूंगा इसे लर्न कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, समझे कि नहीं। ये क्या है हमारा ई, एक्चुअल में ई की वैल्यू जो है 0 है, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए है, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 है। लेकिन ऐसे भी कोलिजन होते हैं जिसमें ई की वैल्यू 0.5 0.2 होता है, उसे पार्शियली इलास्टिक बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला है, यही ई की वैल्यू अगर हम 0 डाल देंगे, ठीक है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। और जैसे ही ई की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा हमारा हेडिंग, ऊपर देखो लिखा है, ये आ जाएगा हमारा लॉस। अगर इसे लर्न कर लेते हो तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। डायरेक्ट m1 m2 की वैल्यू डालो, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। अगर इसी में e की वैल्यू 0 अगर 1 डाल देते तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा के 0 आ गया। इसका मतलब k इनिशियल और k फाइनल इक्वल होगा, तभी तो डिफरेंस 0 होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता है। तो मैं कहूंगा डायरेक्ट लर्न करना है ना, ठीक है। बोलो जी। अच्छा, ये मैं इधर पेस्ट कर दिया था, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। इसको हम अभी लिखे कैसे थे, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, समझे। तभी डायरेक्ट सवाल लगता है। ये लर्न रखे रहना, ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली लगा देना, इन इलास्टिक 0.5 मतलब पार्शियली इलास्टिक, ठीक है। इस पे बेस्ड ऑन भी सवाल आता है। तो मैंने क्या किया, हेड ऑन कोलिजन लिया पार्शियली इलास्टिक के लिए। ई की वैल्यू जो है हम इस बार 1 और 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ई को ई के ही फॉर्मेट में रहने दे रहे हैं। तो इसको अगर v1 इसमें निकालना है तो ई जो है m2 के साथ निकाल रहे हैं, अगर v2 निकाल रहे हैं तो ई जो है m1 के साथ ले रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें ना, एक साथ याद हो जाएगा, है ना। तो इसको और आप इसको एक ही साथ नोट करिएगा। मैं तो कहूंगा दोनों को एक साथ, बस इसमें ई नहीं था क्योंकि यहाँ ई की वैल्यू 1 था, ई की वैल्यू 1 था। नीचे m1 प्लस m2 तो रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है, m1 माइनस m2, ये है m2 माइनस m1, ये 2m2 है, ये 2m1 है, लेकिन वहां पर एक ई आ जा रहा है, तो उसको साथ में नोट कर लोगे तो हो सकता है लर्न हो जाए। नहीं लर्न अगर कर पाते हो तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो रेयर कंडीशन में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो नॉर्मल कंपोनेंट लेना। जैसे इसका कंपोनेंट x एक्सिस में, y एक्सिस में, इसका कंपोनेंट x एक्सिस y एक्सिस में, इसका कंपोनेंट x एक्सिस y एक्सिस, फिर इसका भी कंपोनेंट x एक्सिस y एक्सिस। उसके बाद जो क्या करना, y एक्सिस का अलग, x एक्सिस का अलग लिख लेना, सिंपल हो जाएगा। जैसे इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया हूं। अगर हमें इसे लिखना होगा m1 u1, तो m1 u1 cos अल्फा, इसका हो गया। अब इसका लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, m2 u2 cos अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 लिया है। v1 का लोगे m1 v1 cos बीटा 1, बीटा 1 लिया है। इसका लोगे तो m2 v2 cos बीटा 2, ये हो गया हमारा। अब देखो y डायरेक्शन में, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करना है आपको। एरो पे फोकस करना है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, समझे कि नहीं। तो ये जो है अगर इसके लिए अब लिखोगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा m1 u1 साइन अल्फा, तो ये ऊपर जा रहा है तो माइनस ले लिया, माइनस m2 u2 साइन अल्फा 2, ठीक है। इसको कंसीडर करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है हमारा बीटा 1 वाला, एरो पे ध्यान देना, ऐसे इधर ये हो जाएगा m1 v1 साइन बीटा, और ये किधर जा रहा है हमारा, ऊपर जा रहा है, तो इसको माइनस लिया है। इसमें डायरेक्टली ध्यान देना क्या कंसीडर किया है, इसमें जो है नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लिया है जी, m1 u1 पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव। हम इसका उल्टा बताए हैं, वैसे भी वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना सवाल लगाते समय, इसको नहीं यूज करना क्योंकि एनसीईआरटी में साइन कन्वेंशन जो है वही यूज करता है। ऐसे भी इक्वेशन आ सकता है, ये टकराने के बाद जो है दो एंगल में डिवाइड हो जाता है, अल्फा बीटा में। इसको भी अगर आप कंपोनेंट लेके लिखोगे तो इस तरीके से बनेगा, एक्स डायरेक्शन में पहले तो है लेकिन वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में 0, सिंपल, समझे। तो अगर आपको 2 डायमेंशन ऑब्लिक कोलिजन बाई चांस नीट में आता है, वैसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस पूछते हैं तो कंपोनेंट कर लेना और साइन कन्वेंशन को लिखते हुए पहले बिफोर कोलिजन लिख लेना, फिर आफ्टर कोलिजन लिखना, जो भी वैल्यू दिया होगा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
देखो सवाल आना चाहिए था इस तरीके का, ज्यादा से ज्यादा इतना टफ पूछ सकते हैं, इससे टफ नहीं पूछ सकते है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से समझना। ये कह रहा है हमारा कि ये टकराने के बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाले काइनेटिक एनर्जी का 3/4 हो जाता है। तो ई की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में रीड नहीं कर रहा, ओरल बता रहा हूं। अगर दो पार्टिकल टकराया, टकराने के बाद उसकी जो एनर्जी है टकराने के बाद इनिशियल का 3/4 हो जा रहा, तो ई कितना होगा समझे। तो इससे क्या है, आप ऐसे भी लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि फॉर्मूले से लगाओ। फॉर्मूले से लगाने से क्या फायदा होगा, देखो मैं ध्यान से देखना। ये तो मैंने बाई मेथड लगाया हूं। सेम क्वेश्चन देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है सपोज दैट ई के टर्म में, तो ये दूसरा वाला रेस्ट पे है, तो ये दूसरा वाला टर्म ही खत्म हो गया डायरेक्ट, समझे। इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो e पता नहीं है, तो m माइनस ई एम अपॉन एम प्लस एम टू एम, इसकी v मान लिया, ठीक है। तो ये 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी हो गया, ये v1 हो गया। इसको रखो m प्लस एम ई, m प्लस एम टू एम हो गया, m कॉमन होके कट गया, तो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 वी डायरेक्ट नहीं हो गया। आपको पता है ये कह रहा है कि हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये 3/4 हो गया है इनिशियल का, तो 3/4 हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ v1 की वैल्यू ये रखा स्क्वायर के साथ, v2 के जगह ये रखा, तो यहाँ से v स्क्वायर और m कॉमन होके कट गया। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 भी कट कर दिया हूँ, 3/4 v स्क्वायर, 1 माइनस e/2 v का होल स्क्वायर, 1 प्लस e/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की वैल्यू जो आएगा 1/√2 आएगा। कैलकुलेशन में इधर दिखा दे रहा हूँ देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ करना थोड़ी ना है, वी स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन होके कट गया, यहाँ पे 3/4 आएगा, ई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बाई 4, 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ से सब जगह से कट गया। इसको एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया, वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ई, 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2ई प्लस 2ई और 2ई कट गया, तो ई स्क्वायर और ई स्क्वायर 2ई हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 1 आ गया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो ई 1/√2 आया। ये तो काफी बड़े लेवल के सवाल है, मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया था। इस तरीके के सवाल नीट में नहीं आएगा। मैं एक बात बता रहा था कि ऐसे भी सवाल जो है पूछ सकता है, तो आप में अगर पूछना होगा तो क्या पूछेगा, अगर आप में पूछना होगा तो सिर्फ ये पूछेगा, v1 या तो v2 पूछ लेगा, ठीक है। नहीं तो अगर इसे पूछना होगा तो बड़ा भी पूछ सकता है, क्योंकि एक बार नीट में जो है 20 में ही यह पूछा था, काफी लेंदी क्वेश्चन है ना। ये मैं इसलिए पेस्ट किया हूं, इसका डायरेक्शन बताना। मैंने जो डायरेक्शन बताया हूं ना, वहां तो बुक में वैसे था, मेरा सोल्यूशन देखोगे तो उसमें हम एनसीईआरटी का ही साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें कह रहा था 2 balls masses m and 2m moving in opposite direction collide head on elastically with velocity v and 2v, find their velocity of the collision। ये कह रहा है v से इधर जा रहा है, 2v से इधर आ रहा है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, टकराने के बाद इसकी कह रहा है वेलोसिटी बताओ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो m1 v1 साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो मास इनटू वेलोसिटी, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, तो 2m माइनस का 2v, इधर क्या है टकराने के बाद किधर जाएगा तो पता नहीं है, तो उसमें माइनस प्लस ना ले लेना फर्जी में, m1 v1 प्लस 2m2 v2, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू -3v। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 में नहीं कुछ कर सकते, पता ही नहीं है, लेकिन इसे u1 माइनस u2, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, तो v माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये नहीं हो जाएगा तो 3v हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 3v, इसे सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा। इसे सॉल्व करते समय हो सकता है कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, ये फॉर्मूला याद कर लो। दो तरीके से बस एक्सप्लेन करना दिखाने के लिए कि एग्जाम में कोई बढ़िया स्कोर कर लेता, कोई नॉलेज के होने के बाद भी बढ़िया स्कोर नहीं करता है। उसमें एक ही डिफरेंस है, वो किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करता है, ये भी मैटर करता है। इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं है, खाली वैल्यू रखो, आंसर है। मैं रख के दिखाता हूं। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है, अच्छा वैसे भी बहुत सारे टर्म आप लर्न करते हो, तो छोटे मोटे फॉर्मूले याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं। v1 निकालना है, नीचे m1 प्लस m2 करना है, कोई टेंशन नहीं है। ये m1 माइनस m2 है तो u1 के साथ है 2m2, यहाँ m1 माइनस m2 है तो यहाँ m2 माइनस m1 करते हैं। लर्न करना चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ m2 माइनस, यहाँ 2m2 है तो 2m1, नीचे तो m1 प्लस m2 है, इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान से बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना है। इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v, इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी, दोनों अपोजिट है। अगर मैं इसे
इधर मानता हूं, इसको इधर मानता हूं। ये ना सोचना कि सर आपने ऐसा मान लिया, इसका उल्टा मान लेना, 2m को इधर मान लेना और m को इधर मान लेना, तब भी हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन उसी के हिसाब से मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मान लिया, तो इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, ध्यान से समझना। यहां पे क्या रखूंगा, m1 m, और यहाँ पे क्या रखोगे 2m, m माइनस 2m, तो माइनस का m आएगा, m प्लस 2m 3m आएगा इंटू v क्यों, क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहाँ पे 2m2, तो m2 की वैल्यू 2m था, 2 इंटू 2m 4m, m प्लस 2m 3m, u2 इधर जा रहा है ना, इधर वाला डायरेक्शन मैंने कहा माइनस लेने के लिए, माइनस 2v। ठीक है, ये कितना है सॉल्व करने, माइनस v/3, इसको सॉल्व करने के बाद है माइनस 8v/3, तो ये एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 9y/3, तो माइनस 3 दिया। नीट में सारे सवाल एक ही डायरेक्शन का दिया, थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आधे ऐसे गलत कर देंगे, क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना होता है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, अदरवाइज आपको वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनसीईआरटी लेवल के सारे सवाल, हाँ मतलब हमारे कहने मतलब हम सारे प्रोसीजर बता दे रहे हैं, इस चीज को फॉलो करना, अभी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इसको कंसीडर करते हुए सवाल को लगाना कि ये चीज तरीके से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ऐसे आसान हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल लगे कि यार इसमें वाकई में लग रहा है, उसे छोड़ दो स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि जब पेपर सॉल्व करके आओगे घर पे देख लेना, बहुत रेयर कंडीशन वाले क्वेश्चन ही लेंदी मिलेंगे, उससे आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंक अगर किसी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ये मैटर नहीं करता है, सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ठीक ठाक कॉलेज में जाना है तो भी नॉर्मल रैंक आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये समझे कि नहीं मेरी बात, बोलो जी। तो आगे से जैसे इसमें अगर मतलब नीट की सिर्फ मान लो कोई पीवाईक्यू कर रहा तो हो सकता है इस लेवल का सवाल ना मिले, लेकिन हो सकता है पूछ ले, डायरेक्शन का इस्तेमाल करके छोटी वैल्यू पूछे, सिर्फ हो सकता है सिर्फ v1 पूछ ले, समझे कि नहीं। अब इसको निकालना, आप खाली वैल्यू ही तो रखा हूं, इसके मास को मैंने m माना, इसका 2m डायरेक्शन के साथ रखना है, अगर डायरेक्शन नहीं रखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आप इस मेथड से लगाएं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर बाई मेथड लगाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, भैया बाई मेथड लगाओगे तब भी साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, समझे मेरी बात को। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो ये नीट में यही कह रहे थे, ये नीट का है, ओल्ड सवाल है, कब का है जी, 19 का है, समझे, नीट 2019 का सवाल है ये। इसको आप बाई मेथड करोगे तो बहुत सारे टाइम लग सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूले से करोगे तो टेंशन नहीं है। इसने बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 4m है, मूविंग विद स्पीड u, कोलाइड अनदर बॉडी मास m एट रेस्ट, द कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। अच्छा मान लो टकराने से पहले किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ थी, बाद में कुछ और हो जाएगा, तो एनर्जी तो लॉस होगा ना। हम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बताए थे, दोनों का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं बोला हूं इलास्टिक में। पता चले बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी कंजर्व होता है तो लॉस कैसे होगा, इंडिविजुअल में तो लॉस या गेन होगा ना। ठीक है, तो देखो बेसिक तरीका है, आपको एक बेसिक तरीका मैंने बताया था, ऐसे अगर ये लर्न रखते हो आपको निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल, के फाइनल अपॉन के इनिशियल, इसको डिवाइड करोगे तो कट जाएगा 1, हाफ m v स्क्वायर रखोगे तो कट ही जाएगा, तो v1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 1, यानी v1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर माइनस 1 पता हो, डायरेक्ट रखो आंसर। ये फॉर्मेट बना बना के कहीं नोट करना है, मैं इधर नोट किया होगा शायद, हाँ या नोट किया हूँ। ये लर्न रखो, ज्यादा है कितना लॉस होगा। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आगे भी कर सकते हो। ठीक है, ये इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस में आएगा, फाइनल में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो लॉस हो रहा है तो माइनस में आएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये जो है फॉर्मेट बना के लर्न करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो है मैंने इसे बाई मेथड सॉल्व किया हूँ, इसकी वैल्यू निकाला हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू u/3 आया है, फिर मैंने इसमें क्या रखा u/3, तो माइनस 8/9 लॉस हो रहा है, उसमें कंफ्यूज ना होना, अगर इसे इधर कर लेते तो प्लस में आ जाता, तो 8/9 माइनस का मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अच्छा बताओ, ये निकालने में नीट के एग्जाम में थोड़ा बहुत भी तो टाइम लग ही जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखो हमको किसकी जरूरत है जी, v1 की,
u1 तो u दिया था, हमें सिर्फ v1 की जरूरत है। ये बड़ा सा फॉर्मूला, इधर वाला इस्तेमाल नहीं करना। मैं क्यों काट दिया हूँ, क्योंकि रेस्ट पे है, u2 रेस्ट पे है, मतलब दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पे, तो टर्म ही खत्म। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2u, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4m है, ये 2m है, तो 4m माइनस 2m 2m हो जाएगा, 4 प्लस 2m 6m हो जाएगा, mm कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो u/3 आ गया। यहाँ u/3, u से u कट गया, 1/9 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 माइनस 1, तो 8/9। डायरेक्ट आंसर नहीं टिक कर सकता कोई, मतलब एग्जाम से पहले दिमाग तो लगाना पड़ेगा। रिवीजन करते समय या कोई भी सवाल लगाते समय थोड़ा सा केयरफुली समझना होगा। जो मेथड आपके काम का नहीं है उसे नमस्ते कर दीजिए, उसे मत यूज करिए अब, है ना, ठीक है। ये बताओ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो कोलिजन 5 मिनट का था, मैं ऐसे ही खत्म कर देता, क्योंकि मैं बहुत फास्ट ही बताता। मतलब हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोनों मेथड पेस्ट करके, कि हम लोग बच्चा जो है एग्जाम में मिस्टेक क्या करता है। सवाल आना जरूरी है, बच्चों को लगता है कि मैंने पढ़ने में ठीक हो गया, मुझे सवाल आ गया, सेलेक्ट हो जाएंगे। पेपर बहुत मेहनत करके जाता है तो 500 के आसपास लेके आता है, बहुत मेहनत करके जाता है 600 नंबर लाता है, 700 या 680 के पास नहीं पहुंच पाता है ठीक ठाक होने के बाद भी। उससे वीक बच्चा उससे बेटर स्कोर करके आता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भैया ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करना है जिसको कम समय में इस्तेमाल हो और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो। और बाकी रही याद करने का, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम जब पास आता है तो चीजें लर्न करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो धीरे धीरे जब याद करोगे तो वो तो हो ही जाएगा, या तो सवाल उस पर प्रैक्टिस करो, है ना। तो इसके बाद अब इसमें ऐसे कुछ नहीं, एक सवाल मुझे इस पे लगता है हो सकता है मे बी आ जाए, मैं इसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दे रहा हूं। अगर ये रीबाउंड इस तरीके से होता है मल्टीपल बार, तो डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं, जैसे अगर आप कोई सरफेस है, यहां से पार्टिकल छोड़ दोगे तो ऐसे 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 होता ना, लास्ट में बिल्कुल रुक जाता है। तो हो सकता है कि कितनी बार रीबाउंड्स हो रहा है, 3rd बार 4th बार, तो किस बार रीबाउंड हो रहा है उसकी हाइट पूछ रहा है। जैसे ये जेई मीन्स 2023 में सवाल पूछा था, इसको मैंने पेस्ट नहीं किया हूं, इसकी आने की संभावना है इसलिए मैंने पेस्ट कर लिया हूं। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, if the coefficient of registration for the collision between the ball and floor 0.5 after hitting the floor, the ball rebounds the height। ये जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला हूं, hn e⁻²n इंटू h0 जनरली यूज कर सकते हो। यानी अगर एक रिबाउंड करोगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻²ho। इसे वैसे फॉर्मूले से कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा h इक्वल टू e⁻²h0। ये कितना दिया है 20, e की वैल्यू कितना दिया है 0.5 की पावर 1/2 है इंटू 20, ठीक है। इसको लिख सकते हो कितना जी 1/2 की पावर 2 इंटू 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 20, इससे कट करोगे तो 5 आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 5 मीटर। ये जेई का ही है, लेकिन कुछ जो इजी वाले वो पेस्ट किया हूं। जैसे ये हाइट आया ना, ये मान लो h1 ये h2, तो h पूछता है h1 प्लस h2 प्लस h3, तो इसमें जीपी बनता है, ठीक है। तो अभी जब मैं क्वेश्चन, अभी ये इसमें क्या बचा है, मतलब 1-2 जो टॉपिक है खत्म करने के बाद कुछ लेक्चर ऐसे लेंगे जो इसी तरीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ये लेक्चर मैं यही पेंड करता हूँ, अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट में कंसीडर करूंगा, ठीक है।